नहीं सीखा। सर डेट शीट मिल सकती है हमको? डेट शीट अभी नहीं है। आइडिया कैसे अभी स्टार्ट सर ने तो वो दिया है ना उस सिलेबस का। वो बैठे थे। हाँ थैंक यू सर। स्टार्ट करते हैं संदीप। आज कोई बच्चा नहीं आया बेटा, इतने बच्चे रहेंगे। हम तो आ गए सर। संदीप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे आ गए? गुड मॉर्निंग। देखो हमने पिछली क्लास में क्या क्या किया था, कोई बताएगा मुझे? कितने लिस्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ हाँ, बताओ संदीप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आपके सेक्शन थे? वो लिस्ट, एक तो स्टेट लिस्ट थी, सेंट्रल लिस्ट थी और कॉन्करेंट लिस्ट थी। स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती थी। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती थी और कॉन्करेंट में बोथ करती थी। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आपके क्या एड थे, क्या क्या इंटरनल एड थे, एक्सटर्नल एड्स क्या थे? संदीप याद है ये चीज? इसका बेसिक मतलब क्या है मुझे बताइए। गाइडिंग रूल्स। हाँ, गाइडिंग रूल्स। जैसे प्रीमेबल आपका कोई, हमारा कोई लॉ आता है तो उसमें एक हेडिंग होता है, टाइटल होता है, डेफिनेशन, मार्जिनल नोट, प्रोविजो, हाँ प्रिंसिपल से, ठीक है ना? सो बेसिकली एक बार देख लो बेटा, और ये लॉ में कहाँ काम आता है? लॉ बनाने के लिए। अच्छा। तो इंटरप्रिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, बस 5 मिनट का रिवीजन है, तो इसके बाद क्योंकि बच्चे आ सकते हैं। संदीप वॉइस तो आ रही ना क्लियर आपको? संदीप जी सर। ये बेटा, ये मनीषा क्यों नहीं क्लास लेती है? मनीषा ने आज तक ली नहीं क्लास कोई सी? सर वो ना रिटेल इंडस्ट्री में है, तो उस एक तो सैटरडे ऑफ नहीं रहता है और संडे भी कभी कभी वर्क रहता है, और दूसरा उसका शादी भी कुछ चल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको ठीक है बोलता हूँ बेटा, सर, शायद वो रिकॉर्डेड क्लास देखती है वो। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। तो इंटरप्रिटे आज वो शिवानी नहीं आएगी बेटा? है शिवानी नहीं आएगी? सर उसे तो कांटेक्ट करता है। सो इंटरप्रिटेशन क्या है? ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स के बारे में बताता है। बेसिकली इसके 2 एस्पेक्ट को हमने पढ़ा था। फर्स्ट एस्पेक्ट इसका मीनिंग, सेकंड एस्पेक्ट इसका पर्पस। सो इसमें देखो आप, मैं सीधा ये दिखा देता हूँ क्योंकि बेटा आज कंप्लीट करा दूं मैं। फिर लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्टिंग से करेंगे हम। लॉ ऑफ एविडेंस थोड़ा डिफिकल्ट है, जो आपको अपनी पकड़ बनानी है वो ये बीएनएसएस और बीएसए, बीएनएसएस और बीएसए में अभी आखिरी मैंने कुछ पेजेस बताऊं, जैसे प्रोसीजर को ट्रायल हो गया, ये सब चीजें देख लेना। इसमें क्रिमिनल के लिए, सिविल के लिए लिखा हुआ है सारे क्वेश्चनों में। तो इंटरनल एड में हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइटल, प्रीमेबल, जो हमारा एक लॉ मेकिंग है, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ को बनाने के लिए किन किन वर्ड्स का यूज करता है, उसको कहते हैं इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड। इंटरनल एड में आपका टाइटल, प्रीमेबल, हेडिंग, डेफिनेशन, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, शेड्यूल्स आते हैं। वहीं आपका एक्सटर्नल एड्स में क्या क्या आता था? यूसेज, रेफरेंस, डिक्शनरी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तो ये सारी चीजें आती थी। इसके बाद बेटा हमने कुछ प्रिंसिपल के बाद हमने क्या पढ़ा था? 1 मिनट मैं ऊपर कर देता हूँ। कुछ रूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, इनके जो लैटिन वर्ड्स के मीनिंग है उनको अच्छे से करके जाना। जैसे एसडीएम जेनेरिसिस का सेम स्पेसिस सेम काइंड था। लिटरल इंटरप्रिटेशन का कैसे इसको साफ तरीके से दिखाते हैं। रीजनेबल, उसकी प्रॉपर रीजनिंग से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इसको कहते हैं। थर्ड, रूल ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल एक्सेप्शन हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है ना? सो ये आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट छोटा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें बस प्रिंसिपल है, ये रूल को डॉक्ट्रिन कहते थे। एड से इंटरनल एड और एक्सटर्नल एड्स डिस्कस किए थे। तो आज स्टार्ट करते बेटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद हमारा क्या रहेगा? प्रिंसिपल के बाद हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट रहेगा। अभी जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या होता है? ये सिंपल डेफिनेशन
और कुछ नहीं है इसमें। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल है, जैसे आपका एक प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स है, दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है, तीसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ बिच पिट एंड सब्सटेंस, थर्ड है आपका, बट ये वैसे तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में देखो आप, जैसे हमने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में देखा था कि इफेक्ट दोनों को दिया जाता है, अगर फर्स्ट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो ओवरराइड कर देता है सेकंड रूल को। तो देखो आप एक मिनट, जनरल रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड्स होंगे आपके क्लियर होंगे, डिफिकल्ट नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ पढ़ा जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी अप्लाइड, कि वन रूल ओवरराइड द सेकंड रूल। Constitution must be interpreted in the broad and literal sense. Court के पास court has a power to spirit of the constitution from the language internal and external aid may be used while interpreting constitution prevail over other statutes. So basically हम ये 6 प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे, इनका लैटिन वर्ड आपको पता होना चाहिए। जैसे बेटा फर्स्ट देखो, मैं एक्लिप्स की बात करूंगा, एक्लिप्स का मतलब होता है हाइड कर। सबसे पहले थर्ड पॉइंट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है कि आपका जो वन, जैसे कोई एक फंडामेंटल राइट है वो दूसरे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करेगा। जैसे आपका एक आया था फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, ये मैंने फुल एलएलबी फर्स्ट ईयर में बताया था। सो राइट टू प्राइवेसी क्या कर रहा था, ये एक तरह से वायलेट कर रहा था और फंडामेंटल राइट्स को, क्लियर है ना चीज। सो इसी के लिए डॉक्ट्रिन और ये आपके जो रूल, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि कोई भी एक फंडामेंटल राइट्स को वायलेट्स नहीं करेगा, अगर कर रहा है तो थोड़े समय के लिए करेगा, फिर उसके बाद उसके इफेक्ट को वाइड कर दिया जाए, ठीक है ना बेटा। सो मैं पहले इंपॉर्टेंट से ही करा रहा हूँ। हाँ पढ़ाया मैंने, बोल तो रहा हूँ इंटरकनेक्टेड है सब। सो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या कहता है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट इज नॉट इनवैलिड। क्लियर, इज नॉट इनवैलिड कहने का मतलब है वो वैलिड है, वैलिड, समझ गए ना आप ये चीज। सो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स says that any law is inconsistent with the fundamental right is valid. It is not dated totally but overshadowed by the fundamental right. जैसे आपका एक मून होता है, सन होता है, उस पर एक्लिप्स लगता है, तो क्या वो लंबे समय के लिए लगता है? नहीं, थोड़े समय के लिए लगता है। सो बेसिकली कोई अगर आया फंडामेंटल राइट, जैसे एग्जांपल लेते हैं राइट टू प्राइवेसी, तो थोड़े समय, हाँ लॉकडाउन में आया था, तो राइट टू प्राइवेसी एक वायलेट करा था दूसरे राइट को, तो उसको ओवर राइट कर दिया गया, यानी कि उसको थोड़े समय के लिए वार्ड माना गया, बट वो था वैलिड। क्लियर है ना ये चीज। So inconsistent conflict can be removed by the constitutional amendment to the relevant fundamental rights so that the eclipse vanishes and the entire law becomes valid. कहने का मतलब है जो राइट टू प्राइवेसी है उसको हटा दिया जाएगा, उसके अलावा सारे राइट्स क्या रहेंगे आपके, वैलिड रहेंगे। क्लियर है ना बेटा ये चीज। अब इसमें मैंने ये केस स्टडी भी सारे गिवन है आपको, ये केस स्टडी पढ़ने। इसके अलावा बेटा जैसे रूल्स होते हैं ना, ये रूल्स के आर्टिकल्स पढ़ लेना। ये जो ये है ना ये प्रिंसिपल, इनके आर्टिकल नहीं है, मैं आर्टिकल प्रोवाइड कर देता हूँ अभी क्लास के एंड में। सो बेसिकली देखो, ऑल जितने भी लॉ आपके इंडिया में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वॉइस आ रही ना आपको? नैना वॉइस आ रही है? अभी सो के उठे आप, बताओ नैना। तो देखो हम माइक म्यूट कर लो बेटा एक बार। हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। ये आपकी कौन सी बुक थी? 5th बुक थी कि 5th बुक थी हमारी? इसके बाद बेटा मैं बीएसए कराऊंगा, लॉ ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं, फिर आपका लास्ट में चलेगा टैक्सेशन लॉ, ठीक है ना। सो देखो इंटरप्रिटेशन में हमने इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, रूल्स कर लिए थे, काफी सारे इंटरप्रिटेशन की नीड की होती है,
इसके बाद हमने पढ़ना है आज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, जितने कितने प्रिंसिपल आपके टोटल 6 है। फिर इसके बाद एक जनरल क्लॉजेस है लास्ट में, ठीक है ना। सो हमने फर्स्ट स्टार्ट किया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट से प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स, जैसे एक मून सन को ओवरशैडो किया जाता है, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता, तो सेम अगर कोई फंडामेंटल राइट दूसरे राइट्स को वायलेट कर रहा है तो बेसिकली उस फंडामेंटल राइट जो वायलेट कर रहा है उसको वाइड माना जाता है, उसके इफेक्ट को वैलिडी माना जाएगा। क्लियर है ना चीज? होता है। हाँ सर एक बात बताइए, हाँ मैंने एक बात सोच रहा था, जैसे कोविड आया तो कोविड में भी कुछ नए रूल्स बने होंगे। हाँ तो ये जैसे आपने कहा ये एक्चुअली एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो क्या उस समय कुछ ओवर हुआ होगा इसके ऊपर रूल पे रूल, जैसे आपको बाहर नहीं निकलना, बोलना नहीं, ये हाँ हुआ है। 144 हाँ, चार्ट हुआ है। नहीं होंगे। हुआ है, उसके बाद तो हट ये गया ना, जैसे example यही कोविड है। हटा। हाँ वही है, सेम एग्जांपल डॉक्ट्रिन। इसके बाद देखो बेटा, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, बेसिकली इसमें एग्जिस्टिंग लॉ है। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ को वाइड माना गया टू एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। तो बेसिकली देखो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1G राइट, ये फंडामेंटल राइट से डील कर रहा है। तो बेसिकली कोई अगर ऐसा फंडामेंटल राइट बनाया गया है जो लॉ के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको क्या माना जाता है? वॉइड माना जाता है। टू द एक्सटेंट ऑफ सच inconsistency there is to say that to the extent it became inconsistent with the provision confirmed with fundamental right of the citizen। तो बेसिकली इसमें वही बात की गई है, जो अगर कोई लॉ बनाया गया है, कोई फंडामेंटल राइट है जो दूसरे फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो उसको क्या माना जाता है? इनकंसिस्टेंट माना जाता है। Such pre-constitutional law violate the fundamental rights upon the premises and the law are not null and void ab initio but became unenforceable। उस लॉ को क्या बना दिया जाता है? अनफोर्सेबल बना दिया जाता है। क्लियर है ना? जैसे आपका राइट टू प्राइवेसी था, उसने क्या करा, इसमें परफेक्ट सुटेबल एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी, ये फंडामेंटल राइट से डील करता है। सो राइट टू प्राइवेसी आपके वायलेट कर रहा था अदर फंडामेंटल राइट्स को, तो उसको क्या माना गया? एक वाइड माना गया और उसको अनफोर्सेबल मान दिया गया। अनफोर्सेबल विच इज नॉट फोर्सेबल, एनफोर्सेबल बाय द लॉ, यानी कि वो वाइडली। क्लियर है ना ये चीज? Thus, if any subsequent amendment to the Constitution removes the inconsistency or conflict, then the eclipse vanishes, the particular law again becomes active again। So basically, जो inconsistent create करा उसे अगर हटा दिया तो उसके बाद जो लॉ होगा फंडामेंटल राइट का वो वैलिड माना जाए। क्लियर है ना बेटा ये चीज? अब इसके बाद देखो हमारा आता है दूसरा लॉ, दूसरा प्रिंसिपल। देखो 3 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कलरेबल लेजिस्लेशन, कलरेबल लेजिस्लेशन संदीप आपको आइडिया है कुछ इसके बारे में? बताओ, बोलो संदीप। नो आइडिया। आपको आइडिया है बेटा किसी को? फिर मैं बताऊं। बोलो बेटा। तो कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली देखो आप कि अगर एक लॉ दूसरे लॉ से कन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसमें एक नया कलर डाल दें। जैसे आपका आप इसमें एक एग्जांपल है, रुको मैं दिखाई देता हूँ फिर अच्छे से आएगा सामने। इसमें मैं लिस्ट की बात करना चाहूंगा, जैसे आपके स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये जो दोनों प्रिंसिपल है तीनों लिस्ट में इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे? जैसे आपका कलरेबल लेजिस्लेशन और पिट एंड सब्सटेंस है। सो कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है? कोई भी सेंट्रल लिस्ट का इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है स्टेट लिस्ट में। यानी कि कोई अगर कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर सकता है। क्लियर है ना ये चीज? एक मिनट यार, आपको कुछ समझ नहीं आएगा।
एक आप मिनट, कह रहे हैं ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ ओवरलैप नहीं करेगा, एक मिनट बेटा बस। अगर इसका स्टेट में 2 लॉ लगे होंगे तो नया कलर डालेगा ना, वही है ये चीज। एक बस ट्रांसफर हो जाएगा इसका। ऐसे समझ में आएगा। तो बेटा देखो आप, जैसे कि आपका 7th शेड्यूल है, ये आर्टिकल 246 का है। तो आर्टिकल 246 किस किस से डील करता है? स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर? सो डॉक्ट्रिन ऑफ फिफ्थ सब्सटेंस क्या है? ट्रू नेचर के लिए, और कलरेबल लेजिस्लेशन है एक नया कलर डालने के लिए, ऐसे समझेंगे आप। सर इसमें एग्जांपल ये है कि सपोज पार्लियामेंट ने कोल्ड ड्रिंक को बैन किया लेकिन नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स थे उस पर टैक्स इंपोज कर दिया था, तो इस पे आ गया। ठीक है, वही सेम कलर, एक न्यू कलर लगा दिया। आप एक खास के दिखाओ। समझ गए ना बेटा? तो बेसिकली देखेंगे हम संदीप एक बार, जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आए थे कि यूनियन लिस्ट में कितने आते हैं, तो ये पढ़ के जाना है अभिषेक आपको। आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट किस में आते हैं? 7th शेड्यूल में आते हैं। अब 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में कितने आते हैं आपके, काउंट कर लेंगे हम बेटा, कितने पार्ट्स हैं? एक मिनट, इसको बेटा देखो लर्न मत करो, बस याद कर लो कितने इसमें लिस्ट के कंटेंट्स आ रहे हैं। 97, इसको लर्न कर लेना बेटा, ठीक है ना? सो बेसिकली 97 आते हैं आपके इसमें सेंट्रल लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में कितने आ रहे हैं आपके? स्टेट लिस्ट में 66। तो सेंट्रल में कितने आते हैं? 97 एंड स्टेट में कितने आ रहे हैं आपके? 66। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सा है जिसमें, लिख लो आप, यूनियन लिस्ट में आ रहे हैं 97, वो सेंट्रल में कितने आ रहे हैं बेटा? 97, और स्टेट में कितने आ रहे हैं? 66। याद कर लेना एग्जामिनेशन से। कॉन्करेंट लिस्ट में देखो, कॉन्करेंट लिस्ट में आपका बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है? लेजिस्लेट करता है। लेजिस्लेट यानी कि लॉ को बनाता है। तो ये कंटेंट दे रखे हैं इसकी, क्रिमिनल प्रोसीजर, रिमूवल ऑफ वन स्टेट, कितने आते कॉन्करेंट में? आपको फ्यूचर के लिए पढ़ना है 47। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? तो यूनियन होगा को यार, यूनियन स्टेट, अच्छा यूनियन में 97 बेटा, हाँ। और सेंट्रल? सेंट्रल में 66। ओके, और कांग्रेस में 47। हाँ, क्लियर है ना संदीप ये चीज? ये सर ये जो नंबर थी क्या है, ये नंबर क्या क्या कंटेंट आते हैं आपके, ठीक है ना? इसके बाद देखो बेटा आप, सो बेसिकली हमारा टॉपिक है क्या? कलरेबल लेजिस्लेशन का, कि कोई भी सेंट्रल, ये यूनियन लिस्ट हो गया, फिर सेंट्रल था। यूनियन लिस्ट में कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल लिस्ट में लेजिस्लेट नहीं करते। अगर कर रही है, इट मीन्स वो कर रही है, तो एक नया कलर ला ली, उसे डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। क्लियर? पिथ एंड सब्सटेंस क्या होता है ये भी समझा देता हूं। पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है ट्रू नेचर। अगर वो डाल रही है, लेजिस्लेट कर रही है, तो उसका नेचर देखेगी, उसका ट्रू नेचर देखेगी कि वो आपका सही है कि नहीं। क्लियर है ना ये चीज? क्या इससे कोऑर्डिनेट हो रहा है? क्या? हाँ, इससे हो रहा है कोऑर्डिनेट ये? हाँ, लेवल से ऑब्वियसली होगा, वो दोनों सेम ही है। अगर वो उसमें बैन करना नहीं करना था, बट उसने इंग्रेडिएंट्स के टैक्स बढ़ा दिए, तो ट्रू नेचर क्या था? हाँ, किस ग्राउंड पे उसे बढ़ाए? कलरेबल में हम नेचर नहीं देखेंगे, बट पिथ एंड सब्सटेंस में उसका ट्रू नेचर देखेंगे। ठीक है ना? अभी दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल से। तो एक मिनट बेटा, समझ गए ना आप? एक यूनियन लिस्ट है 97, सेवरेबिलिटी जिसे अलग कर दिया जाता है।
अब देखो आप, तो यूनियन लिस्ट में आपके आ गए थे 97, स्टेट में 66 और कॉन्करेंट में कितने थे? 47। इसको लर्न कर लेना है। सो कलरेबल लेजिस्लेशन क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरिटी ऑफ आइडिया, एक नया कलर डालना। सो इट कलर विद इट कैन नॉट डू want to do something when the legislature, अगर legislature कुछ करना चाहता है और वो नहीं कर पा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के बैरियर से, जैसे कि हमने समझ लिया कि यूनियन लिस्ट में कौन करता है? सेंट्रल, स्टेट में स्टेट करता है और कॉन्करेंट में बोथ करते हैं लेजिस्लेट। सो इट कलर्स द लॉ विद द सब्स्टिट्यूट पर्पस which still allow it to accomplish its original goal, यानी कि एक नया कलर डाल के क्या करेगा? एक नए लॉ को इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसका डॉक्ट्रिन दिया गया, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन आल्सो बी डन इनडायरेक्टली। क्लियर है ये चीज? मतलब जो अगर डायरेक्टली नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, विच ये कैन नॉट दोनों में आ गया ना, सन। जैसे हम डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इसे इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। सो बेसिकली क्वेश्चन टू एनेक्ट अ लॉ, कलरेबल लेजिस्लेशन डज नॉट इन्वॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बोनाफाइड्स और मेलफिट्स, यानी कि बोनाफाइड्स के, हाँ, लेजिस्लेचर ट्रांसलेशन में भी पेटेंट डायरेक्ट में भी डिस्कस कन्वर्टेड और इंडायरेक्ट। सो इट आल्सो अप्लाइड टू द फ्रॉड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। In our constitution, this doctrine is usually applied to Article 246, which has demarcated the legislature competence of the parliament and the state legislative assemblies by outlining the different subject. Clear है ये चीज? वही डिफरेंट लिस्ट की बात कर रहा है कि एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट में अगर वो जा रहा है तो एक नया कलरेबल लेजिस्लेशन की बात करी जा रही है, और अगर उसमें रीजन पूछा जा रहा है तो पिथ एंड सब्सटेंस की बात, ठीक है ना? सो इसके बाद देखेंगे हम थर्ड पॉइंट। हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कर लिया। थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस यानी कि ट्रू नेचर। अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, लेजिस्लेट कर रहा है दूसरे की लिस्ट में, स्टेट यूनियन लिस्ट स्टेट में कर रहा है, तो उस केस में उसका ट्रू नेचर क्या, एसेंस ऑफ समथिंग क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग। So power of field, देखो आप, basic purpose of this doctrine to determine under which head of power of field or under which list a given piece of legislature fall, यानी कि किसमें कौन सा legislation fall हो रहा है, जो आपका 7th लिस्ट में है। So basically union and state legislature are supreme, अपना सुप्रीम है। यूनियन एंड स्टेट आपको पता है, यूनियन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए, they should not trespass into the field reserved to the other. If law pass and one trespasses upon other field, the court by applying pith resolve the difficulty and declare whether the legislation concerned competent to make the law. So basically इसमें समझा रखा है कि दोनों को सुप्रीम माना गया, यूनियन एंड स्टेट को। मान लो अगर यूनियन का लिस्ट स्टेट के लिस्ट में ट्रेसपास कर रहा है, एंटर कर रहा है विदाउट परमिशन, तो उसमें एक न्यू लॉ बनाया जाएगा पिथ एंड सब्सटेंस, जो एक लॉ को कॉम्पिटेंसी दे। क्लियर है ना ये चीज? If pith and substance of the law relates to the matter within the competence of legislator which enact otherwise, so basically इसमें उसका ट्रू करेक्टर असर्टेन किया जाएगा कि ट्रू करेक्टर उसका करेक्ट है, मीनिंग अच्छा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल को समझेंगे बेटा। देखो आप, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। सो बॉम्बे प्रोविजन 1949 में क्या कहा गया था कि पोजेशन यानी कि रखना और बेचना लिकर का स्टेट में, वो चैलेंज कर रहा है ग्राउंड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ लिकर अक्रॉस द कस्टम फ्रंटियर सेंट्रल सब्जेक्ट। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लिकर का जो पोजीशन है और सेल कर रहे हैं वो तो स्टेट की बात है, बट इंपोर्ट एक्सपोर्ट आउटसाइड द कर रहे हैं तो सेंट्रल से डील कर। सो it was conducted that provision purchase, use, possession, sale of liquor will affect his import. Yes. The court held the act valid. Clear है ना ये चीज? Because the pith and substance fall under the entry 8. So entry क्या, वो लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्री थी? 97। देखो बेटा आप सारे नहीं लर्न कर सकते, सारे पूछेगा नहीं।
बस मेन पूछ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आया था। सो 97 आते यूनियन में, स्टेट में 66 और कॉन्करेंट में 47। तो एंट्री 8 में फॉल कर रहा है, नॉट अंडर द एंट्री 41 ऑफ यूनियन लिस्ट। क्लियर है ना ये चीज? प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स, संदीप एक बार बताएंगे बेटा आप, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स? सर कोई लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट एक्लिप्स कर रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्ट डालता है। करेक्ट है, तो उसको वैलिड माना जाएगा कि वर्ड माना जाएगा संदीप? सर वॉइड माना जाएगा। हाँ वेरी गुड, वर्ड माना जाएगा। So principle of eclipse हमने कर लिया था, if any fundamental right inconsistent with other fundamental rights, such inconsistent fundamental right will be enforceable by the law and will become void, but it will not affect the other fundamental rights. इसके बाद देखो बेटा आपका केशव माधवन का भी मैंने बता देता। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी, तो ये वही हार्मनियस कंस्ट्रक्शन जैसे ही। हार्मनियस कंस्ट्रक्शन में क्या था, एक रूल दूसरे को ओवरराइड करता था, बट इसमें क्या करते, फेवरेबिलिटी अलग अलग कर देते, टू डिवाइड कर देते इनटू टू पार्ट्स। सो बेसिकली अगर देखो इसका एक एग्जांपल इससे समझते हैं बेटा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये एलएलबी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया भी है मैंने, हमने पढ़े हैं, याद करें। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड इन रेपोकेंसी, इसको बेटा प्रिंसिपल ऑफ रेपोकेंसी भी बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी को क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ रेपोकेंसी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओनली द रेपोकेंट प्रोविजन ऑफ इनबैगेटेड एक्ट विल बी वाइड, नॉट होल ऑफ इट। क्लियर? वही डॉक्ट्रिन की तरह से, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की तरह इसमें देखो आप जैसे कि उसमें तो वो अलग हो गया, इसमें तो वो हाइड हो गया ना एक्लिप्स में, इसमें इसको अलग कर दिया इसने। हाँ, जैसे हमने कल वो 0 एफआईआर क्या था, याद है ना? 0 एफआईआर में क्या था, वो कमीशन हो गया था, जो जहाँ पे क्राइम हुआ उसका कमीशन हो गया, बताना भूल गया या फिर ओमिटेड हो गया, तो उसको एक 0 एफआईआर कहते थे। तो मतलब वो एफआईआर तो रजिस्टर है ना, कमीशन की पार्ट से तो हम उसको अवॉइड कर नहीं सकते, डिलीट कर नहीं सकते। तो सेम आपका प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। क्लियर है ना ये चीज? क्लियर है संदीप? आगे चलूं मैं अब? जी सर। आ रहा है ना बेटा समझ में? यस सर। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कर लो बेटा, और कुछ नहीं। वैसे भी अगले अगले दिन एग्जाम होगा तो आप इतना कर भी नहीं पाओगे। इसके बाद अगले अगले दिन एक दिन भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ इकट्ठे होंगे, सैटरडे संडे शायद गैप मिल सकता है। अरे मजाक कर रहा हूँ, पर नहीं मिलता, कम मिलता चांस। अरे नहीं आएगा बेटा आर्किटेक्ट। इसके बाद देखो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। सो प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कहता है क्या, ये नाम से पता चला, टेरिटोरियल बॉडीज जैसे इंडिया के आउटसाइड कितने नॉटिकल माइल्स तक शिप ट्रेवल कर सकती है? संदीप बताएंगे आप, कुछ आइडिया? आपने एसएससी में पढ़ा होगा नो आइडिया सर। बचपन में। तो देखो आप इसमें क्या क्या रहा है, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल nexus, the doctrine of territorial nexus can be invoked under the following circumstances। एक बार देखना अभिषेक कितना करता है वैसे। 67 था। 47। So whether the particular state has extra territorial operation, so वही टेरिटोरियल नेक्सस की बात की जा रही है। सपोज दैट कि आपकी टेरिटरी, आउटसाइड द टेरिटरी अगर कोई डॉक्ट्रिन परफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट आ रहा है तो उसमें क्या अप्लाई कर दिया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। So basically no law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground it would have extra territorial operation। जैसे कि आपका बेटा कितना नॉटिकल माइल्स आ रहा है, नहीं आ रहा, जैसे 47 है। सो 47 नॉटिकल माइल्स तक तो आपका जैसे आपका आउटसाइड
कन्याकुमारी के बाहर अगर शिप गया तो 47 नॉटिकल माइल्स तक क्या माना जाता है, उसका टेरिटोरियल नेक्सस माना जाता है। तो वहां तक आपका ये डॉक्ट्रिन अप्लाई कर दिया जाता है। सो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस है वो आपको बता क्या रहा है कि अगर पर्टिकुलर स्टेट की एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है तो अप्लाई किया जाएगा। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट ऑफ स्टेट मेकिंग द लॉ। अगर स्टेट मेकिंग द लॉ की बात की जा रही है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट है, तो आपका प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई कर दिया जाए। क्लियर है बेटा ये चीज? So it signifies the object to which the law applies need to be physically located 88,000 किलोमीटर तक जा सकते हो आप as per the 1 nautical mile। 1 nautical mile। अगर मैं into 47 कर दूं, 1 nautical mile है, 1872 1 nautical mile, 1 nautical mile into 47 ये आपका 87 9 88,000 किलोमीटर। वही 47 ही है ना? हाँ 47। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। So ये signifies, इसमें ये नहीं है कि आपका क्या बेटा? बहुत ज्यादा नहीं होगा प्रैक्टिकली 80,000 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो गया। सुना नहीं घुमाएंगे नहीं इतना नहीं। So basically object to the law applies need not to be physically located within the territorial boundaries of the state। इसको फिजिकली लोकेटेड नहीं होना, मतलब जरूरी नहीं कि आपका जो प्रॉपर्टी टेरिटोरियल बॉडीज ऑफ द स्टेट में होगा, इसका एक टेरिटोरियल कनेक्शन होना चाहिए स्टेट के साथ। सो इट में लेवी अ टैक्स, इट में चार्ज अ टैक्स ऑन अ पर्सन प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली टैक्स चार्ज है किस पे? पर्सन पे, प्रॉपर्टी पे, ऑब्जेक्ट ट्रांजेक्शन। नॉट ओनली व्हेन इट इज सिचुएटेड विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिट बट ऑल्सो it has sufficient real territorial connection with it nexus test was applied to state legislation also। Clear है ये चीज? सेशन आप ये कह रहे हैं कि जो भी ये टेरिटोरियल मींस मतलब जो ये इंडिया के नॉटिकल माइल के अंदर रहेगा। हाँ इसकी डॉक्ट्रिन यही मतलब हो रहा है इसका। जैसे कि इसमें बेटा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस बिहार स्टेट के, कि अगर बिहार के बाहर वो कोई सेल्स मतलब कर, तो उस पे भी क्या है, बिहार के आउटसाइड के टेरिटोरियल बॉडी आ गए, तो उधर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस अप्लाई करने के बाद टैक्स इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेट का होगा नहीं, उसी स्टेट का, उसी जो मैन्युफैक्चर इसका हो जाएगा। इसका फायदा है। So state of Bihar passed a sale tax act for the charge of sales tax, whether the sales was concluded within the state or outside if goods were produced found manufactured in the state। सर इसमें एक क्वेश्चन ये था, अगर ये चीज अगर सॉल्व हो रही है तो बिहार की गवर्नमेंट तो बहुत टैक्स बचा लेगी अपना एज कंपेयर टू उड़ीसा स्टेट की टैक्स से। तो बट इसमें हम मैन्युफैक्चर देखेंगे ना अभिषेक, कि मैन्युफैक्चर तो विद इन द स्टेट होगा। मैंने माल बनाया बिहार में, बेचा उड़ीसा में, तो फॉर एग्जांपल उड़ीसा के टैक्सेस अलग होंगे, बिहार के अलग होंगे, तो मैंने अपने मैन्युफैक्चरिंग पैसे बचाने के लिए ये लॉ इम्पोज कर दिया। ये जो आपका डॉक्ट्रिन है, ये स्टार्टिंग ऑफ लॉ से है, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, जब सेल्स टैक्स अप्लाई था। अच्छा। सेल्स टैक्स तो अलग अलग स्टेट में लगता था। हाँ। But after coming to goods and service tax per July 2017, so GST का जो रेट है वो पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में एक ही टैक्स है। ठीक है ना? तो लेकिन उसका अब जब जीएसटी सेम हो गया, तो ये तो हम इनको से फायदा नहीं है। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट दे रहा है विषय कि अगर आउटसाइड है, हाँ, बिहार उनसे जीएसटी सेम है, इसका मतलब होता है कि बट एक कॉन्सेप्ट दे रहा है। नहीं बात मैं खुद एग्री करता हूँ, बट से कॉन्सेप्ट है, थ्योरी कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? सो बेसिकली अगर कोई एक स्टेट से मैन्युफैक्चर हो रहा है दूसरी जगह जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेट है उसी का कंसीडर किया जाता है टेरिटोरियल नेक्सस टू द अदर स्टेट। उसने ये कॉन्सेप्ट को इंपोज कर दिया वहां पे। नहीं करता तो शायद 5 से 6% लग जाता उसमें, अब 5% लगेगा। करेक्ट। पढ़ा दूंगा बेटा, टैक्सेशन लॉ जब करेंगे ना तो उसमें एक जीएसटी के नोट्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा एक बार क्लास के एंड। So whether there is a sufficient nexus between the law and the object sought to be taxed will depend upon the fact and circumstances of particular case। So इसमें जो कनेक्शन है वो आपका रियल होगा, इल्यूजनरी नहीं होगा। लायबिलिटी आपकी इम्पोज की जाएगी
टू द कनेक्शन। इसके बाद देखो लास्ट देखेंगे हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्लिप्स कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस कर लिया, लास्ट है इम्प्लाइड पावर। तो इम्प्लाइड पावर सेम है कि विद इन द कंट्री एक जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट या कॉन्करेंट, तो उनका अपने लिस्ट ही में पावर इम्प्लाइड रहेगा, आउटसाइड नहीं रहेगा। बस यही कह रहा है डॉक्ट्रिन और कुछ। So law which are necessary and proper for the execution of power incidental to such power are called implied powers. So this law are presumed to be constitution. In other words, constitutional. हाँ बोलो। सर ओके सॉरी बट आप बात में किसी लगा था कि फोर्थ पॉइंट दोबारा बोल रहा है। कौन सा? सुवेबिलिटी का। हाँ प्लीज इसके बाद कोई चेक करने के बाद कौन सा? ये ऑल लॉ इन फोर्स वाला, ये चौथा वाला प्रिंसिपल ऑफ सिविलिटी। ये वही है ना बेटा, जैसे कि एक जैसे एक्लिप्स था। एक्लिप्स में क्या था, उस पार्ट जो एनफोर्स जो एक वाइड क्रिएट करा था उसे एनफोर्सेबल मान लिया गया था। बट सिवरेबिलिटी में क्या होता है, उस पार्ट को रिमूव ही कर देते हैं। अच्छा ठीक है ना, एनफोर्सेबल नहीं मानते, उस पार्ट को रिमूव कर देते। सिवरेबिलिटी का मतलब अलग अलग कर देते। क्लियर है ना? जैसे आपका ट्रैफिक चालान में रूल बना है कि जैसे आपका हेलमेट के लिए अलग रूल है और पार्किंग के लिए अलग है, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी अप्लाई हो रहा है। और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मलेस कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, जैसे कि मैंने क्या करा, रेड लाइट भी जंप कर दी और मेरे पास हेलमेट भी नहीं, तो इसमें दोनों आ गए। ठीक है ना? क्लियर है ना? हार्मलेस कंस्ट्रक्शन आ गया। सो बेटा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है अभिषेक, अब अभी डाउट है, अब मैं मानता हूँ आपका जूरिप्रूडेंस और लीगल थ्योरी में तो बहुत ज्यादा ही रहेगा, वो तो पूरा रेक्टिफिकेशन है। तो मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या करें। हाँ वही सबसे पहला पेपर वही, इसी के लिए मैं लास्ट में सबसे पहले हूँ, इसी के लिए मैंने लास्ट। हाँ और एक लॉ ऑफ एविडेंस। हाँ मैं देखता हूँ बेटा इस सैटरडे क्या नहीं है पॉसिबल। नेक्स्ट फोर्थ सैटरडे देखता हूँ, क्लास ले लूंगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी करा दूंगा। सो लॉ जो आपका नेसेसरी है प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए और इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल यानी कि हाँ पक्का, आराम से बेटा पक्का करा, मैं टेंशन मत लो। ठीक है ना? उसमें 2 नोट्स भेजूंगा, प्रीवियस ईयर वाले नोट्स जो काफी अच्छे थे और इस वाले ईयर के भी नोट्स। ठीक है ना? हाँ तो कॉन्सेप्ट आने चाहिए ना, तो भाई क्या करें बेटा, करना तो पड़ेगा। तो देख मैं करके जाऊँ। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयड, ये देखो जो निकिता है, देखो ये एकेडमी की गलती नहीं है बेटा। जैसे सीआरपीसी की आपको पूरा पहले कब लिखी आपने बुक? पिछले हफ्ते? नहीं अरे कोई नहीं। तो इम्प्लाइड पावर क्या है? बेसिकली ये जो लॉ प्रिज्यूम्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो एक कंडीशन एक इम्पैक्ट डालेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट आर पुट इन जनरल टर्म्स आउट ऑफ द इम्प्लाइड रिस्ट्रेंट व्हिच मस्ट बी नेसेसरी एस्टेब्लिश। जो हमारा लॉ में बनाए गए पावर से उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आउटसाइड पावर को इम्प्लीमेंट नहीं। मतलब मैं पावर को आउटसाइड नहीं कर सकता, इनसाइड कर सकता हूँ, बस ये कहता और कुछ नहीं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं। सो बेटा मैं जनरल क्लॉजेस स्टार्ट करूं। अब एक बार संदीप मैं सुनेंगे आप, निकिता का सवाल था कि सर जनरल क्लॉजेस में तो गिन के 2 ही क्वेश्चन आए, तो बेटा मैं क्या करूं, छोड़ दूं क्या? आप बताओ, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो और क्या यार, जरूरी नहीं कि एक एग्जाम में 2 मार्क्स का है तो आप में नहीं आए क्या? हाँ कि 20 नंबर का आ जाए, 25 नंबर का आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। तो जनरल क्लॉजेस देखो हमने हाँ, सो इंटरप्रिटेशन में हमने क्या पढ़ा था, एक ट्रू मीनिंग पता था कॉन्स्टिट्यूशनल के रूल्स का, डॉक्ट्रिन का। बट जनरल क्लॉजेस 1897 क्या बताता है? ये बेसिकली बिलोंग करता है टू द क्लास ऑफ एक्ट, टू द इंटरप्रिटेशन। कहने का मतलब है कि जो इंटरप्रिटेशन एक्ट है, इंटरप्रिटेशन जो एक आपकी थ्योरी है,
उसको बनाया किसने? जनरल क्लॉजेस ने बनाया। जैसे आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया था, सबसे पहले एक्ट की बात की जाए तो आपका कौन सा था? जनरल क्लॉज। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था 1872। उसके बाद आपका जनरल क्लॉजेस आया। क्लियर है ना? तो जनरल क्लॉजेस को मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने एलएलबी फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लॉ टॉट पढ़ा था, जो सारे रूल्स को गाइड करता था, सीपीसी हो या सीआरपीसी हो, तो जनरल क्लॉजेस क्या करते हैं? इंटरप्रिटेशन को गाइड करते हैं। क्लियर है ना? पर जैसे उसको वो इंटरप्रेट किया गया है लॉ को, किस क्लॉज पे बेस पे किया गया है, हाँ तो मतलब हाँ वो है। हाँ, वेरी गुड। So basically देखो आप, the general definition provided under the general clauses is applicable to all the central acts and regulation। यानी कि जो प्रोविजन आपके बताए गए हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा, जैसे हम बेटा जैसे क्लॉज है, अब एक सेक्शन के अंदर भी क्लॉज आ गया, जैसे हमने बॉन्ड पढ़ा, जीरो एफआईआर पढ़ा, कल एंटीसिपेटरी, तो इनके अंदर जैसे 482 के अंदर एक क्लॉज 1 है, तो किसके द्वारा है वो? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के द्वारा। इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं निकिता के वर्ड से एग्री करता हूँ, बस हाँ, एड ऑन एड ऑन कह सकते हैं, बट बेटा करना पड़ेगा, सिलेबस का पार्ट है, मैं छुड़वाता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं छुड़वाता। मैं अपनी तरफ से 100% देता हूँ, आपको 100% अपनी तरफ से देता हूँ। ठीक है ना? सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले ये लैंग्वेज, सेंट्रल लेजिस्लेशन की लैंग्वेज को शॉर्ट करता है। क्लियर? कहने का मतलब है, अब जैसे कि आपकी एक डेफिनेशन, अब डेफिनेशन की बात की जाए कि जैसे आपका बॉन्ड आ गया, तो 2(1) में आ रहा है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में आ रहा है। अब उसके भी पार्ट कर दिए गए, शॉर्ट शॉर्ट, ए बी सी डी। सो ए बी सी डी को क्या कर दिया उसने? और शॉर्ट कर दिया। जो हम सेक्शन 2(1) को बड़ा पढ़ रहे थे, वो ए बी सी में शॉर्ट करता गया। क्लियर है ना? ये चीज नहीं आया समझ? आ गया ना? या नहीं, इजी है बेटा, ये इतना नहीं है। सो देखो, ये हेल्प करता है, कोई कंफ्लिक्ट हो रहा हो दो या मोर लेजिस्लेशन का, सेंटर प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी करता है एक लीगल टर्मिनोलॉजी देने के बाद। यानी कि मैं कह सकता हूँ, जैसे एलएलबी फर्स्ट ईयर में लीगल लैंग्वेज था, तो एलएलबी सेकंड ईयर में जनरल क्लॉजेस एक्ट प्रोवाइड करता है वेरियस डेफिनेशन टू इंटरप्रेट वेरियस स्टैट्यूट्स। अभी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या इसमें सर सेक्शन लर्न करना जरूरी है? बेटा वो आपकी चॉइस है, मैं तो मना ही कर दूंगा। इच्छा अगर देखो टाइम रहेगा तो पढ़ लेना। एक हिंट देना चाहूंगा, अगर सेक्शन की बात की जाएगी तो सेक्शन 2 ही रहता है आंसर। ठीक है ना? सेक्शन 2 में आंसर छुपा रहेगा एकदम। अभी देख लेंगे हम नीचे। इसके बाद देखो, अननेसेसरी रिपीटिशन और सेम वर्ड इन वेरियस एक्ट को अवॉइड करता है। सो इसके कुछ की डेफिनेशन दी गए हैं सेक्शन 3 में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक्ट क्या है? एक्ट क्या है? एक्ट बेसिकली एक ऑफेंस के लाया गया है, सिविल रॉन्ग के लिए लाया गया है। एफिडेविट आपको बताइए, हमने सीपीसी में पढ़ा था एफिडेविट के बारे में। एफिडेविट एक स्वान होता था जो फर्स्ट पार्टी लेता था अगेंस्ट द डेपोनेंट। डेपोनेंट लेता था जो फर्स्ट पार्टी। सेंट्रल एक्ट क्या है? मीन्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट इंक्लूड्स द एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेशन और ऑफ द इंडियन लेजिस्लेशन। Act made before such commencement of by the Governor General। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आता है? जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से बनाए गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जो गवर्नमेंट है वो आपकी सेंट्रल। मैं ऐसे कह सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बाद, कॉन्स्टिट्यूशन क्या यानी प्रीमेबल। सबसे पहले प्रीमेबल आया था ना हमारा, नवंबर 1949 को आया था। उस दिन हम क्या बनाते थे? लॉ डे मनाते थे। क्लियर है ना ये चीज? तो प्रीमेबल के बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट आया। ठीक है? प्रीमेबल से पहले क्या था? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट था। इसके बाद देखो, ये कमेंसमेंट, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट ने कुछ फंक्शंस डाले। फंक्शन कैसे डाले? जैसे कि 258 का 256 आया, और ये 243 239 ये आर्टिकल्स डॉक्ट्रिन और स्टेट पॉलिसी से रिलेट करते हैं। जो हमने एलएलबी फर्स्ट ईयर में डॉक्ट्रिन और स्टेट पॉलिसी पढ़ा था, डॉक्ट्रिन और स्टेट पॉलिसी में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आ रही थी, राइट्स नहीं आ रही थी। राइट्स तो अलग थे आर्टिकल्स में, तो ड्यूटीज अलग थी।
कमेंसमेंट क्या होता है? जो एक रेफरेंस एक्ट रेगुलेशन का जिनसे आपका एक एक्ट रेगुलेशन स्टार्ट होता है। कमेंस और एनेक्टेड अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। एक डिस्ट्रिक्ट जज जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज मैं कह सकता हूँ, जैसे कि क्रिमिनल में बात की जाए तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास आर द डिस्ट्रिक्ट जज और कोर्ट ऑफ सेशन जिसे कहा जा सकता है। तो सर ये डेफिनेशन उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? ये बेसिक डेफिनेशन है बेटा। यहाँ से निकली? हाँ, यहाँ से। ठीक है ना? ये इच्छा है, करो ना करो भाई, देख भाई को तो समझ लेना बस एक बार। इसमें है निकिता, इस बुक में है, इसमें सर इतना नहीं है इसमें। ठीक, कुछ नोट्स है, गुड नोट्स। एलएलबी तारे होते हाँ, इसी के लिए इसमें अभी वर्क कर रहा हूँ ना अभिषेक में। अभी एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, गूगल का लिंक होगा। आप जैसे एलएलबी थर्ड ईयर करोगे, उसको लिंक करोगे ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सारे नोट्स एक साथ मिलेंगे बुक के साथ। आपके कमीशन ऑफ थर्ड ईयर तो उसके बाद में आई मेक दिस बुक बुक बना दूंगी। हाँ सही है। तो आगे कभी प्रैक्टिस करनी होगी ना, तो तुम इनको रेफर कीजिए। हाँ, अच्छी बात है। वो भी है मेरे पास। बेयर एक्ट से का मेरे पास ये पहले किया था। बेयर एक्ट लेके लास्ट ईयर, अब वो चेंज होके आई है वो। सेम नहीं है बेटा। तो आपको आईटीसी चेंज हो गया? हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ। लॉ कुछ नहीं सर, बस 3 बुकें चेंज हुई हैं बस, सीआरपीसी, लॉ ऑफ एविडेंस और आईपीसी। और आगे कुछ पता नहीं, आगे कुछ सब कुछ चेंज होता है। यही है, मैंने मेरे ब्रदर को है एडवोकेट है, आपको क्राइम के टाइम भी अपडेट रखना पड़ेगा। हाँ, यही चीज है, यही तो दिक्कत है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? जो अप्रैल के स्टार्टिंग से होता है। अगर टैक्सेशन में बात करें तो फिशियल ईयर उसे बोला जाता है, जिसमें टैक्स चार्ज होता है। गवर्नमेंट में दोनों आते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सिक्योरिटीज में आपके क्या आते हैं? जो सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सिक्योरिटीज में अगर कहना चाहूँ तो जो रिसिप्ट ऑफ बजट, अगर रिसिप्ट गवर्नमेंट बजट के रिसिप्ट की बात की जाए तो 2 तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू जैसे मैं कोई टैक्स पे करता हूँ तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स का स्लिप मिल रहा है, मतलब टैक्स का अमाउंट मिल रहा है। जैसे मैं सरकार को टैक्स पे करता हूँ तो गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो रिसिप्ट हो गया। गवर्नमेंट ने कहीं से बोरोइंग की है, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट किया है, जैसे एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट किया है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद बीएसएनएल एमटीएनएल को हटा दिया। तो ये मेरे फादर थे ना बेटा एमटीएनएल, वो भी हमें कहते थे। तो अभी किसमें चला गया? अभी ये प्राइवेटाइज कर दिया गया। जो वर्कर है ना, बस उनको रिटायर किया जाएगा, उनको पेंशन कुछ नहीं दी जाएगी। पेंशन क्या नुकसान हो गया? अब जनरेट रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा तो क्या नुकसान? गवर्नमेंट को जब प्राइवेटाइज कर दिया, पूरा प्राइवेट टेक ओवर नहीं किया, पूरा प्राइवेट कर दिया, और किसी कम्युनिकेशन को दिया, एयरटेल को दिया हो। हाँ, बीएसएनएल के साथ। तो एमटीएनएल तो पूरा ही खत्म हो गया। मेरे पापा एमटीएनएल में थे ना, वो हमें कहते थे कि 2022 में 21 से पहले एमटीएनएल बंद हो जाएगा। उसका रीजन पता है क्यों था? ये जो जियो आया, जियो ने टेक ओवर कर लिया सारी चीजों को। हाँ, जियो के पास चला गया इसी के। ठीक है ना। काफी अच्छी जॉब होती थी एमटीएनएल और बीएसएनएल की, अब कुछ इतनी खास अच्छी नहीं रह गई। इसके बाद देखो, रिमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बेनिफिट जो अराइज हो रहा है, लैंड से थिंग अटैच किया गया है अर्थ से, परमानेंटली अट्रैक्टेड टू द अर्थ। लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपैलिटी, कम्युनिटी आ गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बोर्ड ऑफ कमिश्नर। मैजिस्ट्रेट में कौन आते हैं बेटा? एवरी पर्सन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। मंथ क्या होता है? जो ब्रिटिश कैलेंडर में दिया गया वो मंथ, 1 महीना टाइम पीरियड। हाँ, अरे मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मंथ ही तो है सर। ये जनवरी से दिसंबर मंथ कैसे अपडेट करते हो? डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन
ये बात देख लेंगे ना प्रीवियस ईयर के पेपर मेरे को अभी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन है एक्सेप्ट मूवेबल। ओथ क्या होता है आपका, एफिडेविट में लिया जाता था, डेपोनेंट ओथ लेता था। ऑफेंस आपके दो तरह के होते थे, सिविल और क्रिमिनल ऑफेंस। सिविल में हम प्लेंटिफ कहते थे और क्रिमिनल में एक्यूज पर्सन कहते थे। पर्सन में क्या आता है, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं। इसके बाद रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड किया गया सेक्शन 6 यानी कि इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के द्वारा। रेगुलेशन, जो रेगुलेशन में लाया गया पार्लियामेंट से। रूल, जो एक रूल दे रहा है एनेक्टमेंट का। शेड्यूल, शेड्यूल कहने का मतलब है जो आपके शेड्यूल दिए जाते हैं, उस शेड्यूल में पर्टिकुलर एक लिस्ट आ जाती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7 शेड्यूल में आपका यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है। क्लियर है चीज। सेक्शन, आपका जो सेक्शन है एक्ट रेगुलेशन का जिससे एक वर्ड अराइज होता है। स्टेट एक्ट जो पास किया गया लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट बेटा एक बार पढ़ लेना आप लोग इसे। सब सेक्शन क्या है, जिसमें एक सब सेक्शन और सेक्शन आ रहा है। एक्सप्रेशन जो राइटिंग में है। विल, एक कोडिसिल, हमने विल पढ़ा है हिंदू लॉ में। विल, टेस्टामेंट्री विल, इंटेस्टामेंट्री विल। विल जो बिफोर डेथ एक पेपर में साइन करके हम विल ऑथराइज कर देते थे टू विटनेस के द्वारा। यूनियन टेरिटरी क्या है बताओ बेटा संदीप। यूनियन टेरिटरी देख लूं बेटा, बच्चे क्लास ले भी रहे हैं। बताओ संदीप। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है सर, जो स्टेट नहीं होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया जी। नैना वॉइस आ रही है आपको? ये है ना बेटा, देखो जो क्लास हो रही है ना इसको लिया करो यार, इससे आइडिया लगता रहेगा। समझो मेरी बात, ठीक है ना। हाँ वही तो। अभी लॉ ऑफ एविडेंस है, फिर टैक्सेशन लॉ है। लॉ ऑफ एविडेंस तो इस महीने कराऊंगा, टैक्सेशन लॉ धीरे धीरे कराऊंगा, धीमे धीमे बहुत। लॉ ऑफ एविडेंस इस महीने कंप्लीट करा बहुत है। हाँ अभी रुको, मैं एक टैक्सेशन लॉ, हाँ सबसे हाँ होते हैं बेटा, लेंदी है। मैंने पहले फर्स्ट ईयर की क्लासेस में क्या दिया था, लेंदी होगा एलएलबी सेकंड ईयर। इसके बाद देखो इसको पढ़ लेना बेटा, काइंड्स रूल्स। ये रूल्स हमने कर लिए हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये बेटा पढ़ लेना, ठीक है ना। हार्मोनियस, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे कमेंसमेंट के पहले कोई कमेंट किया गया। जैसे अगर जीएसटी है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में, तो उससे पहले जीएसटी क्या था आपका, एप्लीकेबल नहीं था। बट आफ्टर 1 जुलाई 2017 है तो सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहा जाता है। अच्छा क्लियर है ना, बिफोर और आफ्टर आ जाता है। हाँ जीएसटी 4 चीजों को हटाया गया तुमने, एक तो वैल्यू एडिड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। अभी करेंटली और एक और सर्विस टैक्स। जैसे जीएसटी से पहले हम कहीं भी जाते थे तो आपका वैल्यू एडिड टैक्स और सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं। जीएसटी सर्विस चार्ज है भाई, अभिषेक सर्विस चार्ज है, चार्ज है तो बेटा, संदीप कह रहे चार्ज है, वो सर्विस टैक्स नहीं है बेटा, जीएसटी ही लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी कभी भी हम सर्विस चार्ज, जो सर्विस चार्ज है, जो वेटर उनकी सेवा का सर्विस प्रोवाइड, हाँ उसकी उस पे सर्विस चार्ज लगता है। सर्विस टैक्स देखो मैं बताता हूँ, जीएसटी आने से पहले वैल्यू एडिड टैक्स और सर्विस टैक्स लगता था। तो वैल्यू एडिड टैक्स 12% था, सर्विस टैक्स था 0.5, तो 12.5 लगता था किसी भी रेस्टोरेंट, ठीक है ना। 2000 मैंने भी देखा है ना रेस्टोरेंट पे 12.5 लगता था। अब 12.5 हटा के थोड़ा सा बढ़ा दिया, 9 कर दिया 18%।
तो एक तरह से बढ़ा ये जीएसटी, कम नहीं हुआ। गाड़ियों में 11% है, हाँ, वैसे 5% भी होता है। रेस्टोरेंट में 12% है। रेस्टोरेंट, क्लोथिंग, कोई क्लोथ जो नेसेसरी आइटम आते हैं, एसजीएसटी, जीएसटी, हाँ, सीजीएसटी, हाँ, सेंट्रल और स्टेट। मोनोपोली हो गया। सो इसमें देखो बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या होता है, जब पर्टिकुलर डेट एंड एनफोर्समेंट स्पेसिफाइड की जाती है तो इफेक्टिव होता है गिवन स्पेसिफाइड डेट। सो वेयर नो पर्टिकुलर डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज स्पेसिफाइड, अगर कोई भी पर्टिकुलर डेट स्पेसिफाइड नहीं है, सो बेसिकली इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहा जाता है। जैसे एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट है तो उसमें एक्ट इफेक्टिव किस में होगा, एसेंट, यानी कि जो गवर्नर बोलेगा उसके हिसाब से। और अगर एक्ट आफ्टर द कमेंसमेंट है तो उसमें भी एसेंट ऑफ प्रेसिडेंसी। क्लियर है ये चीज? तो इसको पढ़ लेना, अगर बिफोर है तो गवर्नर की एसेंट चाहिए थी, आफ्टर है तो किसके एसेंट चाहिए थी, प्रेसिडेंट। इफेक्ट ऑफ रिपीलमेंट, सो रिपीलमेंट क्या होता है, इंट्रोड्यूस फर्दर इंट्रोडक्शन, रिपीलमेंट फर्दर इंट्रोडक्शन कहेंगे हम। तो जब सेंट्रल लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनेक्टेड होगा आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो फर्दर इंट्रोडक्शन एनी एक्ट मेड अनलेस पर्पस एग्जिस्टेड, इट विल नॉट, ये रिन्यू नहीं करेगा एनीथिंग जो एनफोर्स नहीं हुआ है, अफेक्ट क्लेम करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेप्थ ऑफ टेक्स, अफेक्ट एनी पनिशमेंट फॉर फीचर पेनल्टी। इसको स्किप कर सकते हो बेटा आप लोग। इसके बाद देखो पावर एंड फंक्शनरीज। तो पावर एंड फंक्शनरीज आपका सेक्शन 14 से सेक्शन 19 और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दिया गया। पावर एक्सरसाइजेबल होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जाता है। Where the central government or regulation made after the commencement any power is confirmed to the intention appeared, the power may be exercised from time to time occasion requires। अब ये सेक्शन अप्लाई होता है बस सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन ऑन द 14th day of 1887। सो बेसिकली हमारा पावर कब से स्टार्ट क्या कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, 14th January 1887। Power to appoint include power to appoint tax officers. So where the central government regulation power to appoint any person to fill any office, execute any function. If it is made after the commencement of this act, it shall be made either by the name or virtue of office. Power to include, मतलब ये पावर एक अपॉइंट भी कर सकता है पुराने एक्स ऑफिसों को, जैसे हमारी रिटायरमेंट एज तो 60 होती है बट 62 ईयर्स तक हम उसको ले सकते हैं एक्स ऑफिसर को। सस्पेंड कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं सेक्शन 16। सब्स्टिट्यूशन सेक्शन 17, सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आपका। सो बेसिकली सेक्शन अप्लाइज होता है सेंट्रल एक्ट में आफ्टर 3rd January 1868 और रेगुलेशन मेड 14 January 1887। So successor cat should be sufficient for the purpose of indicating the relation of a law to the successor of any functionaries। तो सक्सेसर यानी कि एक गवर्नमेंट के बाद वही दूसरी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी उसके पास जाएगी सारी पावर। ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट, ये वही ऑफिशियल चीफ सबऑर्डिनेट में गवर्नर प्रेसिडेंट आए थे आपके सारे। ये भी आपका कब हुआ था अप्लाई, 3rd January 1860। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद देखो कुछ ये है, मतलब ये दूसरा पीडीएफ है, इसको भी देख लेते हैं हम, अभी टाइम है हमारे पास, मेरे को आज की क्लास में पूरा फिनिश कराना। नेक्स्ट क्लास बेटा आपकी संडे होगी, संडे के बाद 4 सैटरडे मैं लूंगा, पूरी कोशिश है मेरी लेने की और मैं लूंगा, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ एविडेंस पूरा इस महीने कंप्लीट करा दे। नेक्स्ट मंथ अप्रैल का महीना रहेगा टैक्सेशन लॉ के लिए, पूरे 4 संडे लूंगा मैं, ठीक है ना। फिर मई में आपका लास्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी, 2 क्लास। हाँ, 1 महीना जून का रिवीजन रखेंगे बस हम, अगर रहा 2 या 3 क्लास है। जून में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, पिछली बार कब हुए थे? जुलाई में नहीं, दोनों तीनों एक साथ ही होते बेटा। पहले बीएड का एग्जाम अप्रैल में होगा। संदीप पिछले नहीं जून से हुए बेटा, मुझे पक्का
जुलाई, हाँ 16 जुलाई। मैं सुनो कि यही महीने हो गई। संदीप वॉइस आ रही है आपको? क्या? जी सर। संदीप जी सर। पिछली बार एग्जाम कब से स्टार्ट हुए थे बेटा? याद होगा नहीं? 7 जुलाई को जुलाई से सर, अरे है नहीं क्लास। 16 जुलाई से सर। तो जब हम लोग याद रहेगा। नहीं, जुलाई से थे कि जून से? सर 16 जुलाई से 16 जुलाई। हाँ जुलाई से। जुलाई से सर। हाँ तो मुझे याद है आपने जुलाई के एक संडे बुलाया था मुझे। हाँ पहले वाले में हाँ एक संडे में आया था। कोई नहीं जून के आखिरी तक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बार नवंबर से हमको सिर्फ 2.5 महीने मिल रहे हैं सिर्फ हाँ पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई, अब बेटा पढ़ाई कर लेनी चाहिए आपको मेरे हिसाब से। स्टडी कर रहे हैं, शुरू करते हैं यार। सुन लिया वो। So basically हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की नीड क्यों, इसमें डेफिनेशन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, जनरल डेफिनेशन है जो सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन के लिए। जब क्लियर एब्सेंस डेफिनेशन है तो हमारा क्या होता है, जनरल क्लॉजेज शॉर्टन करता है रिपीटिशन, जैसे द कोर्ट अपॉइंट रिसीवर सो इम्प्लीट रेगुलेशन। अब अगर रिसीवर को अपॉइंट किया गया है किसके क्वेश्चन पेपर बेटा? इस वाले के लिए हाँ सर, वो मैं ये कह रही हूँ जैसे हम अभी जो क्वेश्चन हमने दिया सीआरपीसी है, इसी क्वेश्चन तो बने नहीं होंगे बने थोड़ी होंगे। बन जाते हैं बेटा। हाँ मैं एक हिंट दूं आप लोगों को, मजे की बात, जो आपका ये जो बीएनएसएस है इसके आखिरी में 100 क्वेश्चन है, इसको पढ़ के चले जाओ। इसमें देखो ना लास्ट में क्वेश्चन होंगे 100, देखो ध्यान से। हाँ तो इसी में है ना, इसको करके जाओ, क्या मतलब यही पेपर हो। टीचर टाइम बचाने की कोशिश करता है, टीचर बेटा टाइम बचाने की कोशिश करता है, तो आखिरी के क्वेश्चन जरूर करके जा। ठीक है, 100 क्वेश्चन ही करके जाना, अच्छे से करके जाना, इससे आ सकता है। तो बेसिकली देखो आप, अगर किसी रिसीवर को अपॉइंट किया है तो उसमें उसको री अपॉइंटमेंट की बात करी जा सकती है, सस्पेंशन या फिर डिसमिस की भी बात है, या आपका जनरल क्लॉजेज आ, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये जनरल क्लॉजेस एनेक्टेड का हुआ, ये लर्न करके जाना है। एनेक्टेड काफी बार परेशान करता है, तो इसको लिख लेना जो ये है ना मेन चीजें। आपने एक बार 3 चीज बताई थी इंपॉर्टेंट, इनेक्टेड, हाँ इसको हर उसमें करके जाना बेटा। हाँ और एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसको कर लेना। बोले कई बार इम्प्लीमेंटेशन अलग दिन होता है और उसका अनेक्टमेंट अलग दिन होता है, तो ये चीज करके चले जाना। हाँ इसको करके जाना हर लॉ में, हर बुक में। सो देखो आप बेटा, ऑब्जेक्ट पर्पस हमने पढ़ लिया है, जैसे कि एग्जांपल है, एक डेफिनेशन है किसी एक्ट में, तो उसमें कोई नो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरप्रिटेशन में। जब डेफिनेशन है तो एक रेफरेंस दिया जाएगा। जब डेफिनेशन नहीं तो मैं किस में जाऊंगा, जनरल क्लॉजेज एक्ट में, जीसीए में। अगर शेयर्स है कंपनीज एक्ट 2013 तो वो गिवन है। अब देखो ध्यान से समझो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये समझा रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अगर मैं शेयर्स की बात करूंगा तो कंपनीज एक्ट में जाऊंगा, सिक्योरिटीज की बात करूंगा तो ये SCRA, ये बेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, सिक्योरिटी सेंटर रेगुलेशन एक्ट। एफिडेविट की बात करेंगे तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट। एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट में ही, तो ही में कौन आता है, शी भी आ सकता है, ही और शी दोनों आते हैं, तो जनरल क्लॉजेस से डील कर रहा है। अगर डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एक्ट है तो उसमें क्या आएगा, जनरल क्लॉजेज आ जाएगा। इसके पर्पस क्या है, एक सिंगल स्टेटस स्टैट्यू होता है, ये रीड होता है एवरी स्टैट्यू ऑफ विच इट इज अप्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट, बेसिकली ऑल सेंट्रल रेगुलेशन में एक्ट होता है, एवरी सेंट्रल एक्ट एनी टेरिटरी। तो ये जो बॉक्सेस में दिया है इसको करके जाना बेटा, काफी अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जनरल क्लॉजेज एक्ट को निकिता क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा क्वेश्चन, जनरल क्लॉजेज को क्या बोलते हैं, हम इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोलते हैं। इसमें देखो आप, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस केसी थापर में, कि जो अप्लाइज उसमें लीगल प्रिंसिपल को भी रीड किया जाएगा। क्लियर है ये चीज।
अब प्रेमेबल बेटा आप सबको पता है, प्रेमेबल क्या था संदीप बताएंगे आप? बताओ निखिल सर साहब प्रेमेबल। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट सर। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में पर जो नया आता है ना, फर्टिनिटी, सेकुलर, सोनियर, ठीक है ना, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को जिसने एक दिशा दिखाई थी, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिशा दिखाई थी, एनफोर्समेंट लाया था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में हम प्रीमेबल के बारे में ही पढ़े। क्लियर है ना ये चीज? क्लियर है संदीप? चलो बेटा आ गया मैं। जी सर। आपने सही कहा प्रीमेबल, बट मैंने एक एग्जांपल से बताया बेटा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के। जी सर। सो प्रीमेबल में ओवरराइड नहीं करता प्लेन प्रोविजन ऑफ एक्ट में, और स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस जो बेटा मेन है ना संदीप, जो ये अंडरलाइन की, इनको ही पढ़ लेना, इनफ है, यस काफी अच्छे नोट्स नहीं। सो बेसिकली प्रीमेबल डिस्क्लोज करता है प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये एड है गवर्नमेंट सेक्शन का। कई बार लैंग्वेज और स्टेटस अगर क्लियर नहीं है तो प्रीमेबल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। एग्जांपल प्रीमेबल और नेगोशिएशन है। अभी नेगोशिएशन एक्ट क्या कहता है? नेगोशिएबल एक्ट। बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपने पढ़ा नहीं है, बट ये है 1881 में आता है। ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपने बीकॉम में पढ़ा हुआ है, जिसने बीकॉम की है सेकेंड ईयर, उसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 पढ़ा हो। बहुत टाइम पहले सर। हाँ, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक के बारे में बताया गया था। मुझे याद ही नहीं, बहुत टाइम लग गया। तो इसमें डिफाइंड अमेंड की बात की गई है। इसमें देखो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक है। सो प्रीमेबल ऑफ, देखो प्रीमेबल क्या है, देखो प्रीमेबल क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट था। कंपनीज एक्ट में क्या था? कंपनीज के बारे में था, जो एलएलबी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। अब यह एक्ट पास कैसे करा जाता है कि बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बेटा एलएलबी फर्स्ट ईयर में हाउसेस पढ़े, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस इज लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा। वेयर द बिल इज अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल। लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है जब असेंट किससे किया जाता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया तो आपका बिल क्या माना जाता है? वैलिड, पास हो गया। तो डेफिनेशन में बेटा एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। ये डेफिनेशन पे एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं स्किप कर रहा हूँ बेटा इसे। मीन्स और इंक्लूड सेल में हाँ थ्योरेटिकल है बेटा। अब जैसे प्रीमिएबल प्रीमिलिमरी है तो ये शॉर्ट टाइटल हेडिंग जनरल क्लॉजेस में सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल। जो आपका कमेंस कब से हुआ था? 11 मार्च 1897 से। सो डेफिनेशन आपका सेक्शन 3 में है, बट सेक्शन 4 क्या कहता है? इसका एनेक्टमेंट की बात करता है। सेक्शन 4 क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन डेफिनेशन टू द इंडियन लॉस। तो सेक्शन 3 में आपका जनरल क्लॉजेस एक्ट इटसेल्फ है, फिर इसके बाद 1897 सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन है। एक्ट में क्या आता है बेटा? आपका ऑफेंस आता है, सिविल रॉन्ग होता है। इट शैल इंक्लूड द सीरीज ऑफ एक्ट टू एक्ट डन illegal omission. It do not be acted while it is a duty to acted upon. So police office not doing their duty, not defining any person for illegal omission की बात क्या बोला जाएगा? जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहा है, किसी पर्सन को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये बेटा एफिडेविट आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैं इसको आगे स्किप कर सकता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आता ही है। बिफोर ये सेंट्रल गवर्नमेंट देख लो बेटा, वही ये बिफोर था सेंट्रल गवर्नमेंट तो चीफ गवर्नर था, आफ्टर हो गया तो प्रेसिडेंट आ गया। इसके बाद देखो आप कमेंसमेंट, जो कमेंस किया जाता है, डॉक्यूमेंट एनेक्टमेंट, ये सारे वो दे रखे हैं। फाइनेंशियल ईयर, यार देखो मैं एक हिंट देना चाहूंगा संदीप आपको कि अगर कोई भी इसमें अगर प्रोविजो पूछ लेना, प्रोविजन, तो आप सेक्शन 3 लर्न करके चले जाना, फिर थोड़ा तुक्का मार देना। कैसे कि फाइनेंशियल ईयर पढ़ के जाना। देखो फाइनेंशियल ईयर, एनेक्टमेंट, ये सब कब आए थे? जब तक ये याद नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर होता है, कैलेंडर ईयर माना जाता है। ये सेक्शन 3 क्लॉज 21 में आता है। डिफरेंस है अप्रैल से मार्च। हाँ
तो फिजिकल ईयर मार्च से तुम करते हैं नहीं, ये मार्च से अप्रैल नहीं, अप्रैल से मार्च होता है बेटा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। सॉरी इसी अप्रैल से नेक्स्ट मार्च। हाँ वही तो होता तो उसे फिशियल ईयर बोला जाता है। फिशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर आर द सेम थिंग, बट कैलेंडर ईयर को जनवरी से दिसंबर माना जाता है। बट मैं कंपनी की बात करूं, एनुअल रिपोर्ट्स की बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं, अप्रैल टू मार्च ही रहता है। टैक्सेशन के टर्म में भी अप्रैल टू मार्च ही रहेगा। गुड फेथ आपको बता बेटा, इसके सेक्शन को पढ़ लेना बस, ठीक है, अभी मैंने कराए दिए। वो जो चीजें हमने पढ़ी थी ना वही सारी। अब आईपीसी में सर मैं और संदीप बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में, हम लोग उस समय सुबह सुबह इतने मार रहे थे सिर्फ सेक्शंस के। मैं हमेशा बैठे हुए थे रेस्टोरेंट में मार रहे थे। अच्छा, बना के। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होता है लैंड, बेनिफिट, थिंग अटैच्ड टू द अर्थ, थिंग्स परमानेंटली जो एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। तो आप लोग खुद से गए थे कि बाय ट्रेन या खुद की कार से? अब मैं इनसे बोला अब मैंने इनसे बोला क्या करा के देंगे हम कैसे देंगे। ठीक है, सही, अच्छा है ना। एक्चुअली हमारा इजी नहीं था, हम 4 बजे उठ रहे सुबह। हाँ ठीक है, 3 बजे उठा हाँ 4 बजे उठ रहे, वहाँ पे 8 बजे पहुंच रहे, एग्जाम देके फिर लौट के घर आके लेट में ऑफिस जा रहे। आप कैसे गए थे? आप कैसे गए थे? सो इम्प्रिजनमेंट आपका आईपीसी में है, या आईपीसी बीएनएस हो गया, भारतीय नागरिक संहिता। सो इंडियन लॉ में क्या क्या है? इंडियन लॉ में भी पार्ट ए पार्ट बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। मंथ बेटा, जो बेटा हमने पढ़ा है ना, देखना निकिता, ये पुराने नोट से रिलेटेड है, बस इसमें सेक्शन आ गए, ठीक है ना। तो सेक्शन 3 सबके, ये याद रखे रहना, बस अंदर के क्लॉज अब आपको याद रखना, ठीक है ना, क्लॉज में ध्यान रखना है। सब सेक्शन पूछ लिया तो वही तो बोल रहा हूँ ना, पूछ सकता है। एक हिंट दे रहा हूँ ना, जैसे एमसीक्यू आया तो 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, और सेक्शन 3 है तो सेक्शन 3 है, ऑब्वियसली सी बात, ठीक है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी ओथ ऑफेंस हमने पढ़ लिया। ऑफिशियल गस्टेड, ऑफिशियल गस्टेड में जैसे कि लोकसभा राज्यसभा साइंड और किससे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, जो पब्लिश किया जाएगा ऑफिस गस्टेड में। मैंने नोट्स में दिखाया, को दिखा देता हूँ, पिछली क्लास में गस्टेड ऑफ इंडिया का नहीं था नोट सबसे ऊपर हुई। सो पर्सन में कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। रजिस्टर्ड, रूल, शेड्यूल, सेक्शन, सब सेक्शन, स्वेयर, राइटिंग, ईयर, ये पढ़ लेना बेटा। एप्लीकेशन ये वो वाला है, वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। अगर बिफोर की आफ्टर 3 जनवरी ऑल रेगुलेशन मेड ऑन और आफ्टर 14 जनवरी, डेफिनेशन टर्म्स की बात की गई है, उसको स्किप कर ही दो, उसमें खास इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशन देखो, आपका 3 जनवरी के बाद जो थे एफिडेविट इन प्रॉपर्टी इम्प्रिजनमेंट मंथ मूवेबल था। इसमें कमेंसमेंट फाइनेंशियल ऑफेंस रजिस्टर्ड। इसके बाद देखो आप कमिंग इनटू द ऑपरेशन ऑफ एनेक्टमेंट। सो बेसिकली इसमें असेंट ऑफ गवर्नमेंट है। अगर बिफोर की बात की जा रही है तो गवर्नर, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद नहीं, ये चीज लर्न कर लेना, एक पॉइंट में लिख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन से बिफोर है तो किसकी असेंट होगी? गवर्नर की होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आफ्टर है तो किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी। गवर्नर और प्रेसिडेंट, याद रखे रहना बेटा। इसके बाद देखो आप इफेक्ट एंड रिपील, वही फर्दर इंट्रोडक्शन। और उससे पहले गवर्नर के पास थी, और जब से पहले साइन गवर्नर करता था ना। हां, अब मेरा पहले करता है। इसको देख लेना बेटा एक बार, जेंडर एंड नंबर। एक मिनट देख लेता हूँ जो कराना है। इसमें डाउट है संदीप यहाँ तक आपको? हाँ, माउंटबेटन लास्ट गवर्नर, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। बताओ बेटा संदीप, इसमें डाउट है कोई?
बोलो संदीप। नो सर, नो सर। इसको पढ़ लोगे ना बेटा, फिर मैं आगे चलूं, कुछ चीजें बतानी है। जी सर। क्लियर है ना निकिता? ये पढ़ लेना बेटा, अगर कोई डाउट होगा ना, जैसे सेक्शन 30 तक है जनरल क्लॉजेस, आपको सेक्शन 30 तक करना है। 47 में तो लास्ट था माउंटबेटन। ये सेक्शन 20 जो सेक्शन है वो ये लास्ट केवल सवाल 37 बना लॉर्ड माउंटबेटन। तो आप भी कह रहे हैं ना, वो ऑब्वियसली साइन ही करता था, उसके पास साइन प्रेजेंट हो जाता डॉक्टर आदर राधाकृष्णन साइन इशू के साथ। तो ये पढ़ के जाना बेटा एग्जाम से आप, ठीक है? इसमें वही हमने पिछले नोट्स में सेक्शन 18 तक क्या था ना सक्सेसर, यहाँ सेक्शन 30 तक है आपके, उसमें सेक्शन 30 है। तो मैंने इसी दोनों नोट्स मर्ज कर दी थे, जो मर्जी वो पढ़ लेना, ठीक है ना? वैसे मर्ज करके ही दूंगा मैं। तो चले आगे बेटा। अब एक बार पेपर को देख लेते हैं हम, क्वेश्चन पेपर, ठीक है? एक अभी तो क्लास है, आप बैठ जाएंगे। क्लास है बेटा, घर कब जाता हूँ? संडे, संडे यही होती है बेटा मेरी क्लास। फर्स्ट है। तो शाम तक? हाँ, 4 बजे तक। इसके बाद है हाँ, मैं पता ही चल जाएगा, क्रिक बस से देख लूंगा ना। और क्या? अब देखना, एक मिनट। तो आपके एग्जाम पेपर बेटा दिख रहे होंगे संदीप आपको। हाँ, ये 24 का दे रखा है पेपर। क्या लग रहा है बेटा, इंडिया जीतेगी कि वो न्यूजीलैंड? इंडिया सर। हाँ, इंडिया को ही जीतना है। लेकिन सर पता है सर, इसमें क्या, इस समय क्या है, दो प्रेशर है मुझे। न्यूजीलैंड हार के जीतेगी, हाँ, इंडिया तो जीत गई है, वो अपना हार जाए। 2003 में ये तो हुआ था, इनको तो नजर जाती है। कोई नहीं बेटा। तो इसमें देखो आप, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूज में एड कहाँ है, ये एड पढ़ के जाना है कि आपका बी आंसर है। पर्पस ऑफ प्रोविजो क्या होता है, एक्सेप्शन के लिए एक्सप्लेनेशन, ये पढ़ लेना एक बार। मैं बेटा जनरल क्लॉजेस का देख लेता हूँ, जो निकिता बोल रही थी मुझसे। ये पेपर सॉल्व करके चले जाना। जैसे बेटा हमने किया था एप्लीकेशन ऑफ माइंड, वो दूसरे नोट्स में दिखाया था मैंने। मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, सो लेजिस्लेचर क्या है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूट क्या करता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, और इंटरप्रिटेट कौन करता है, कोर्ट करता है। हाँ लिख लो, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, लेजिस्लेचर मेक लॉ, लेजिस्लेचर मेक लॉ। और कोर्ट क्वाजी जुडिशियल बॉडीज या कोर्ट लिख लो आप, जुडिशियल बॉडीज इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट करना, हाँ फैलाना, ठीक है ना? ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है, एग्जीक्यूट करते, सेंट्रल एंड स्टेट बॉडी। कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, गवर्नमेंट ने उसको एग्जीक्यूट किया। हाँ, एग्जीक्यूट किया। क्लियर है ना बेटा ये चीज? इसके बाद देखो कोर्ट क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करेगा, लॉ बनाएगा। बताओ बेटा कोर्ट क्या करता है? वैसे इंटरप्रिटेट करता है, बट सी लिख के आ जाना, ठीक है ना? एग्जीक्यूट प्रोविजो क्या है, बोथ ए एंड बी। सो एक हिंट देना चाहूंगा बेटा, जब ऑल ऑफ अबो आएगा, सी बोथ एंड बी, तो वही आंसर होता है। बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ अबो ही आंसर है। सेल में क्या है, सेल क्या डायरेक्टरी, सेल वर्ड क्या दिखाता है प्रोविजो में, बताओ बताओ संदीप। इंग्लिश वर्ड है बेटा, लीगल लैंग्वेज। डायरेक्टरी होता है, डायरेक्टरी सलाह देना, अच्छा, सजेशन देना, मस्ट मैंडेटरी होता है, ठीक है ना? इंग्लिश वर्ड है। शेल मीन डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर किसको कहते हैं, ये देख लेना। ऐसे ये लग रहा है मुझे आंसर, ठीक है? इंटरप्रिटेशन में वो दिया हुआ है कि मे मतलब मैंडेटरी है, और नहीं, मे मतलब ऑब्लिक वो हो गया, ऑप्शनल हो गया, और शेल मतलब मैंडेटरी। तो मैंडेटरी आंसर 13 का। जी सर। तो इसका 13 का बी है बेटा, मैंडेटरी। होता है भाई, एमसीक्यू में हो जाता है। सो मैं सेल में क्या ही आपको नोट्स में दिया है,
या आपका मैंडेटरी और मे का मतलब क्या ऑप्शनल, देख लेना एक बार, नोट्स को पढ़ लेना। नोट्स में वो पॉइंट को है ना पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया करो, काफी हेल्पफुल है। तो इसके बाद देखो पेपर है, इसको मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। हिंदू कंस्टिट्यूशन सक्सेशन एक्ट क्या है, कोडिंग पाएंगे, ये भी नोट्स में है ना, वो है, देख लेना। इसके बाद ये कौन सा था बेटा, सुब्रमण्यम चैत्री वर्सेस मुत्तुस्वामी गौडम, मिथ एंड सब्सटेंस, वेरी गुड। बी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या होता है। कोई भी लॉ है बेटा वो अमेरिकन से लिया जाता है, तो सी होगा इसका आंसर, चेक कर लेना आपको इस सॉल्व करने। ये सेवरेबिलिटी, हाँ इसके बेटा आर्टिकल्स देख लेना, मैंने आर्टिकल्स नहीं थे, आर्टिकल्स उस नोट्स में नहीं है, तो जितने भी डॉक्ट्रिन है इनके आर्टिकल्स करके जाना, जो नोट्स प्रिंट निकाला ना उसके आगे 13 आर्टिकल्स को लिख लेना, जो हमने किया ना, एक्लिप्स, फिट सब्सटेंस, सेवरेबिलिटी, इम्प्लाइड पावर, इसके आर्टिकल्स लिख लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होता है बताओ, बताओ अभिषेक, आसान। डी बेटा, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बार बार बोल रहे तो डी आंसर, ठीक है, होती है कोई। सर एक्चुअली मतलब आपने कभी उसको हमने एक बार छुपा दिया, हाँ छुपा दिया, वायलेट कर दिया फंडामेंटल राइट्स, हाँ ठीक है ना, बार बार तो वही आ रहा था उसमें। इसके बाद देखो, इसको देख लेना बेटा, मैं थोड़ा स्किप कर दूं, मुझे बस वो देखना एक बार, मेरे को चीज दिखाना। तो इसको क्या बोलते थे बेटा, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को बताओ। डी, डी ऑल ऑफ अबव, नहीं सारे थोड़ी हो सकते हैं सर। ए है, बताओ संदीप, ये आंसर है कि डी है। सर मिसचीफ रूल नहीं था, मिसचीफ और हिडन तो सेम है बेटा, बी और सी, तो ऑल ऑफ अबो होगा, एक बार चेक कर लेना, ऑल ऑफ अबो ही है। हो सकता है क्या? हाँ, अरे साइड लिंक भेजा तो है पहले से, तो लिंक में देख लेना, ठीक है ना। अरे भेजा तो बेटा, पहले से भेजा हुआ है, लिंक है बस यार, वो लिंक से तो कर सकते हो ना डाउनलोड, आप लोग लिंक से कर लिया करो। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। डॉक्ट्रिन ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट करता है, क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन ये ए है, क्वेश्चन ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ लेजिस्लेचर। इसके बाद देखो अब आ गया बेटा, डज नॉट अफेक्ट द रिपील, किस पे प्रोवाइडेड है, देखो सेक्शन 3 तो डेफिनेशन था 3 है, ठीक है ना। इसके बाद देखो फिफ्थ एंड लीगल कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडियन लीगल डॉक्ट्रिन, लीगल बी है, बी बी इंडियन ही है ना, एक बार चेक कर लेना बेटा, आपको करना है चेक। इसके बाद देखो आप ये एक मिनट, रूल ऑफ लॉ, सी इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेना। फाइनल अथॉरिटी कौन देता है, प्रेसिडेंट देता है, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया, कनेडियन से, कनाडा से लिया गया। प्रीमेबल अमेरिका से लिया गया है, बट लिस्ट कहाँ से लिया गया देख लेना, कनाडा ही है। पर हमारे जो ये जो है सेक्शन तो यूके से लिए हुए हैं, कहाँ से लिए गए, यूके से लिया हुआ है इसी कंपनी, एक बार चेक कर लेना बेटा, आप यूके है नहीं ना ऑप्शन इसमें, सी के, ठीक है ना, यूके था सर, चेक कर लेना। क्या था, यूके था सर, 97 तो यूके है नहीं ना, आंसर कहाँ है बेटा, संदीप बताओ, 37 में यूके ऑप्शन कहाँ है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, कहाँ है। इसके बाद यूनियन लिस्ट अभी बता दिया मैंने, 97, इसको लर्न कर लेना, बोलो बस। ये सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एंट्री, ये भी याद कर लेना, सब्जेक्ट क्या होता है, एंट्री, ठीक है ना। मैं बेटा जब आपके रिवीजन क्लासेस कराऊंगा ना, ये क्या खुल गया, तो रिवीजन क्लासेस में मैं पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। इसके बाद इंटरप्रिटेशन स्पिरिट किस पे बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, प्रीमेबल किस पे बेस्ड है, प्रीमेबल पे है, किस पे है, बताओ संदीप। 41 का आंसर बी है कि ए है, सी डी तो है,
बी सी किसमें है आंसर बोलो। इंटरप्रिटेशन मींस हमने वो चीज बनाई तो प्रेमेबल पे है। हाँ प्रेमेबल पे राइट से बाद में आए ना। हाँ वही इसी के लिए बी आंसर। इसको देख लेना बेटा, स्टेट किस पे करता है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, बताओ निकिता, ए या बी। स्टेट एंजॉय 43 का आंसर बी। बी बी प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग किस पे है देख लेना एक बार। 60 है, हाँ सही है, वेरी गुड। ऑपरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ऑपरेशन ऑफ लॉ और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन रिपील, क्या ये याद तो रखे हैं बेटा, क्या बात करो कि दो ही क्वेश्चन है बस जनरल क्लॉसेस से, याद तो रखे हो 45 46 अभी पढ़ा है ना कि रिपील ऑफ लॉ क्या होता है। रिपील का मतलब होता है, रिपील देखना एक बार, अभिषेक देखना एक बार रिपील ऑफ लॉ क्या है, तो फर्दर इंट्रोडक्शन ही है। सी है मेरे हिसाब से, देख लो एक बार रिपील ऑफ लॉ। रिपील ऑफ लॉ मींस क्या है अभिषेक, ये संदीप सॉरी 46 का आंसर क्या है संदीप बताएंगे आप। means the act of making a law no longer valid. Making a law, amendment, making amendment, removal. ये making है, बनाना। बताओ संदीप 46 का आंसर क्या है, बी या सी। सर डी होगा। डी नॉन ऑफ अब, नहीं नहीं डी नहीं होगा बेटा, डी बहुत कम चांसेस होते हैं। बताओ संदीप, संदीप नहीं है क्या क्लास में। नैना सर इसका मतलब आ रहा है नो लॉन्गर वैलिड, नो लॉन्गर रिमूवल ऑफ लॉ होगा सर। ठीक है, रिमूवल ऑफ लॉ है, वही मैंने बताया था रिमूवल ऑफ लॉ। इसको देख लेना बेटा एक बार, लॉ लूप्स कहाँ होते हैं ये पढ़ लेना आप। टैक्स से कौन सा डील करता है, बी फिशियल स्टैट्यूज। सिविल क्या है अपीयरेंस से, पैनल क्या है क्रिमिनल से, और फिशियल क्या होता है टैक्सेशन। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था जुडिशियल लॉ कहाँ से ले गया, यूएस से। एक बार यूके भी है, अगर आपका ऑप्शन होगा तो देख लेना। स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कहाँ है, क्रिमिनल लॉज में, बी क्रिमिनल लॉज में होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्ट को कहाँ कंटेन किया जाता है, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग में के शॉर्ट में। शॉर्ट में सर। शॉर्ट में, हाँ वेरी गुड। लॉ रूल ऑफ एसडीएम जेनेसिस एप्लीकेबल कहाँ है ये देख लेना बेटा। इंटरनल एड में डी ऑल ऑफ अबो, ज्यादातर आंसर ऑल ऑफ अबो। हिडन को मिसचीफ लॉ कहा जाता है। कौन सा, हाँ ये रिकवरी ऑफ फाइन्स, ये आ गया ना बेटा। तो मैंने क्या कहा था निकिता, सेक्शन करके जाना। आप कह रहे सर दो ही तो क्वेश्चन है गिनते, तो बेटा हर चीज होती है, छोटा मत। सो रिकवरी ऑफ फाइन देख लेना आप, ठीक है। वैसे सेक्शन 25 है, देखना तो सेक्शन 25 ही मिलेगा। बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, हाई कोर्ट क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, लोअर कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सी पैनल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट पैनल कोर्ट नहीं है। हाँ पैनल कोर्ट आईबीसी में आता है। हाँ वेरी गुड, पैनल कोर्ट। कई बार बेटा मैं भी टीचर हूँ, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो जाता है इससे, ठीक है ना। इसके बाद देखो कलरेबल लेजिस्लेशन, याद है ये तो वही सेम का सेम आ गया, पढ़ाया था, अब याद करो। 63 इधर जितने भी बच्चे पढ़े ना निकिता, सब कहते सर आपके नोट से काफी अच्छा, इसी के लिए मैं कहता हूँ क्लासेस में। तो क्या आंसर है बताओ, अभी तो कराया बेटा, बताओ संदीप कराया ये कलरेबल। ए है आंसर, ए है ए, ठीक है। पहले जो डायरेक्टली नहीं हो सकता उसे इनडायरेक्टली करा नहीं, ये उस पे बेस था, लैटिन वर्ड पे बेस था, याद करो लैटिन वर्ड कराया था ना मैंने, वही नोट से पूरा का पूरा सेम कॉपी पेस्ट हो गया। संदीप बताएंगे बेटा 64 का आंसर। संदीप चलो मैंने कोई नहीं, आधे घंटे में प्रैक्टिस ही करा दी पेपर की। मैं चाहता हूँ इससे बेटा डिस्टिंक्शन से ज्यादा मार्क्स लाने आप लोगों को। सी अभी तो कराया
कराया तो है। इसके बाद जनरल क्लॉजेस में निकिता कितने सेक्शन हमने किए हैं बेटा? 30 किए हैं। 39 देख लेना आप। इंट्रावाइड्स क्या होता है? विदाउट रिटर्न। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, हाँ ये लर्न कर लेना। जो डॉक्ट्रिन उनके आर्टिकल्स मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा से। स्पिरिट ऑफ लॉ किसने रिटर्न किया? अस्टीन ने। मोस्ट ये आ सकते हैं। लॉ इन द मेकिंग इज रिटर्न बाय किसने किया है? किसने एडवाइस? कौन लेता है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस? प्रेसिडेंट। केस लॉ किससे द्वारा दिए जाते हैं? जुडिशरी से। ठीक है, तो जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये बेटा एलएलबी थर्ड ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो आपने अभी पढ़ा ना इंटरप्रिटेशन, वो थर्ड ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बन जाता है। बाय पार्लियामेंट्री प्रोसीजर जुडिशियल। पार्लियामेंट्री ए आंसर। दैट रिपील, तो इसको रिपील को क्या बोलते थे? रिपीलिंग है। सी बोलते थे आज तक। जुरिडिक्शन और डिसाइड किया जाता है किससे? डी लूंगा इसका आंसर में, इसको देख लेना आप। ठीक है, इसके बाद देखो यूनियन लिस्ट, फिर से वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं बेटा एक तरह से, क्वेश्चन बार बार हो रहा है। तो हाँ 2 मार्क्स तो आ गए। 97 लॉ बुक्स किसमें कंसीडर किया गया? बोथ सी ले लूंगा मैं। इसमें एक हिंट दे रहा हूँ, जब आपको बेटा ना समझ में आए तो ऑल ऑफ अबो या बोथ ही आंसर रखता है ज्यादातर। ठीक है ना? फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन कोर्ट टेक रिकवर ऑफ, किसके रिकवरी लेता है? इंटरनल या एक्सटर्नल? बोथ की देता है। ठीक है ना? इसके बाद देखो थोड़ा सा ये वो है, क्विड प्रो क्यो इज नॉट एप्लीकेबल। क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, याद है? तो समथिंग इन रिटर्न कहाँ नहीं होता? फाइन मुझे लगा है तो मुझे वापस करना पड़ेगा। अरे तो ये फाइन पे तो एप्लीकेबल है। टैक्स मुझे लगा है देना पड़ेगा। फी भी डी होना चाहिए। मैंने फी में करी है। हाँ बी देख लेना एक बार इसको बेटा, आप लोग देख लेना। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसका, हाँ सेल्स का तो किस पे था? ये भी तो बताओ। हाँ लोकस स्टैंडी का मतलब क्या होता है? राइट टू स्यू। सी। कौन सा मॉडिफिकेशन नहीं है? ग्रामेटिकल। देखो सारे रूल्स कंस्ट्रक्शन से डील कर रहे हैं ना, बी सी डी, तो कौन सा ऑड वन है? ए, तो ये आंसर है। स्टैट्यूज इंटीमेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर। ठीक, सेफियस्ट रूल किसे बोला गया है? मिस्चीफ गोल्डन रूल को। परपेसिव कंस्ट्रक्शन किसको बोलते हैं? मिस्चीफ को। ठीक है ना, वही बेनिफिशियल वाला। पता है, लिंक को क्लिक करो बार बार ये खुल जाएगा। इसके बाद देखो यहां तक क्लियर है ना? कितने क्वेश्चन है हेडेन रूल में? 2। हेडेन का केस कब आया? केस को पढ़ लेना। प्राइमरी प्रिंसिपल कौन सा है? रूल ऑफ लॉ, लिटरल इंटरप्रिटेशन, नेचुरल मीनिंग, पर्पस ऑफ क्लेमिंग, इंटरप्रिटेशन, ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स यूज इन अ सेंटेंस। अभी क्या ना 100 का ए आंसर। क्लियर है बेटा? तो इस पेपर को सॉल्व कर लेना। तो मैंने अभी बैठे बैठे 40 क्वेश्चंस के आंसर करा दिया आप लोगों को। कोई डाउट है बेटा इसमें? बताओ संदीप, कोई डाउट? सारे हो जाए, हो जाएगा, टेंशन मत लो। नो सर। बताओ संदीप, कोई डाउट? नो सर। इसके बाद देखो बेटा, मैंने पिछली क्लास में बीएनएसएस करा दिया था, अब जो मैं कराऊंगा वो ये कराऊंगा। तो आपका क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर क्या हम आपने पिछले सेशन में जो पढ़ाए हैं लॉ ऑफ एविडेंस, क्या उससे कराएंगे? तो थोड़ा सा आंसर मैं यस देना चाहूंगा उस चीज के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक लॉ का ट्रू मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देख बेटा 54 है निकिता, आप देखेंगे कितने पेजेस है बेटा? और मैं स्टार्ट कहां से करूंगा इसे? यहां से।
12 से। तो मैं क्या पुराना करा सकता हूँ निकिता? हाँ सर, आप करा सकते हो। निकिता ने जवाब दिया सर, हाँ सर करा सकता हूँ। तो पुराना तो मुझे कराना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा ना। लॉ ऑफ एविडेंस में कितने प्रकार के एविडेंस होते हैं, कहाँ एप्लीकेबल होता है, कुछ वर्ड्स, कुछ इसमें जैसे प्ले बार्गेनिंग था, डबल जीओ पार्टी था, तो ये कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करें। क्लियर है ना ये चीज? कोई डाउट है संदीप आपको? बताओ बेटा संदीप। नो सर। तो बेटा हम ये स्टार्ट करेंगे कब? आपके नेक्स्ट क्लास में। देखो इसमें काफी कलरफुल नोट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, और काफी अच्छे से बता रखा है। ये आप लर्न करके जा सकते हो मॉडिफिकेशन। तो आपको काफी थैंकफुल करना चाहिए मेरा। मैं ऐसे बोलता नहीं, पर आज बोलूंगा कि मैंने काफी मेहनत की। मुझे पूरा 1 महीना लगा, 1 हफ्ता सब। 1 हफ्ता जब बच दिया है ना मैम, इसमें 1 हफ्ते में मैं बस ढूंढता ही रहा हूँ। कंटेंट को जोड़ा है मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने ढूंढा ही है, जोड़ा भी है, कुछ लिया भी है। जी सर, तो इस सर इसके मेहनत बहुत दिख रही ऑब्जेक्टिव है। क्या बेटा अभी संदीप? सर दिख रही है इस बार मेहनत बहुत ज्यादा। संदीप कह रहा दिख रही है मैंने तो इस बार। तो वो तो की है बेटा, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूँ। बस जी आपके ऊपर है, एग्जाम में बेटा मेरा नाम रोशन करना है, जी ठीक है ना। इस बार आपको पास होना है, कोई चांस नहीं है फेल होने का। हमने अच्छे से पढ़ा है, मैंने बल्कि 1 महीने रिवीजन क्लासेस भी रखी हैं। जब आप LLB थर्ड ईयर में जाएंगे तो कोशिश रहेगी कि दिसंबर के स्टार्टिंग से फिर से मैं क्लासेस करवाऊंगा, ठीक है। LLB थर्ड ईयर होने के बाद सबको बुलाऊंगा मैं आखिरी दिन, ठीक है ना। लास्ट क्लास होगी वो हमारी, उसके बाद आप लोग चले जाओगे, ठीक है। सो बेसिकली ये मैं कराऊंगा बेटा, ठीक। इसमें बेटा कुछ ये जैसे रेस्ट जुडिकाटा, रेस्ट सब जुडाइस थे, तो इसमें कुछ ये डॉक्ट्रीन है जो आएंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको पढ़ेंगे, मतलब मेरे को जो चीजें अलग अलग लगेंगी वो साथ साथ पढ़ाता रहूंगा। ऐसे मत सोचना कि कुछ ये है, जैसे कुछ ज्यादा पेज नहीं है इसमें, कमी है बेटा, ठीक है। मतलब BSA में काफी कुछ जोड़ा नहीं गया है। BSA बस एक नया वर्ड ले आ दिया गया। नए वर्ड BSA कहने का मतलब है जो एविडेंस एक थ्योरेटिकल था उसमें इलेक्ट्रॉनिक मींस का वर्ड किया गया। देखो आप समझेंगे, जो BNS है भारत नागरिक संहिता, लॉ ऑफ क्राइम, उसमें वुमेन रेप इनकी डेफिनेशन को बढ़ाया गया नागरिक संहिता। इसके बाद BNSS में क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है ना, वो क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम अधिनियम, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। BSA हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास से। सो नेक्स्ट क्लास से मैं 3 क्लासें लूंगा, एक संडे रहेगी, फिर सैटरडे, फिर संडे, क्लियर है। उसके बाद संडे में ले लूंगा। तो ये क्लासें करनी है बेटा हमें, या देखता हूँ मैं, क्योंकि तो हमारे पास 2 PDF आएंगे अभी। नहीं अभी BSA की आई होंगी ना। वो इसी बेस पर नहीं। अरे वो तो BNSS है बेटा। BSA की मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, मैम के थ्रू भिजवा दूंगा, ठीक है ना। नहीं अभी नहीं भिजवा, अभी मैंने कुछ नहीं। हाँ मैं मंडे मंडे भिजवा दूँ, ठीक है, मंडे भिजवा दूँ। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा संदीप? कोई डाउट है इसमें? अभी इंटरेस्ट नहीं लगा। तरह से। तो आज की क्लास को इतना रखे बेटा। संदीप संदीप जी की सर, फोटो अच्छी लगी है बेटा, थैंक यू सर। ये सब्जी पॉसिबल मत है। ठीक है ना संदीप। थैंक तो यू सर। नेक्स्ट संडे मिलते हैं बेटा हम लॉ ऑफ ये BSA के साथ, लॉ ऑफ एविडेंस जिसे कहते हैं, ठीक। अच्छा BSA हमारे नोट्स हैं। अच्छा 1 मिनट संदीप, 1 मिनट रुकना। ये हमें काम करना है। जी सर। तो लैब के ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है ना। देखो आप, देखो बेटा एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं। टैक्सेशन लॉ है ना, जो टैक्सेशन लॉ मैंने पढ़ाया है, तो ये एक बच्चे ने नोट्स बनाए, ये देखो, ये मैंने पिछले साल भी दिया था, ये देखना एक बार अभिषेक, ये नोट्स देखना। ये टैक्सेशन लॉ के नोट्स मैं देखो कराऊंगा, ऐसा नहीं है, बट इसमें क्या है, देखो एग्जाम आपका थ्योरेटिकल है, पर इसमें क्या है, न्यूमेरिकल जोड़ा गया है, ठीक है ना संदीप। तो मैं कराऊंगा, इसी नोट से पढ़ाऊंगा, ये मैंने खुद से जनरेट, खुद से बनवाए हैं बच्चों से,
फिर अगले सर। जब मैं टैक्सेशन लॉ पढ़ा रहा था पिछले 6 महीने, तो पिछले 6 महीने से मतलब 6 महीना ही हुआ होगा अभी, ठीक है ना। तो 6 महीने से मैंने क्लास नहीं ली, तो 6 महीने में मैंने टैक्सेशन लॉ के नोट्स बनवाए, बहुत अच्छे प्यारे नोट्स हैं, ठीक है संदीप, दिख रहा होगा आपको। जी सर, जी सर। ये प्यारे नोट्स है। अगर आपको न्यूमेरिकल टर्म्स में जाना है, देखो पिछली बार थ्योरेटिकल आया था, आपका भी एग्जाम थ्योरेटिकल आएगा टैक्सेशन लॉ में, बट न्यूमेरिकल इसमें जोड़ा गया है, इसी के लिए मैंने न्यूमेरिकल के लिए ये नोट्स वो है। हाँ, आपका एग्जाम थ्योरेटिकल है, बट टैक्सेशन में न्यूमेरिकल्स आते हैं 5 हेड ऑफ इनकम होती है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। तो ये सारी चीजें, ये नोट्स नहीं, थोड़ा कठिन है ये, पर इसको डिटेल से पढ़ेंगे, मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इसे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, बीकॉम में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसी के लिए मैंने इसको लिया बेटा, क्योंकि बच्चों ने पढ़ रखा होता ना पहले, ठीक है संदीप। तो नोट्स आपको पहुंच जाएंगे बेटा मंडे ट्यूसडे तक, आप जी सर। एग्जिट कर सकते हो। सर इसमें जो क्वेश्चन होगा, थैंक यू हाँ। सर। जैसे वो हमें न्यूमेरिकल तो वो कैलकुलेशन दिखाई, हाँ, ऐसे ही इसका आंसर एबीसी कैसा आएगा? कैसा आएगा? थ्योरेटिकल एग्जाम पेपर आएगा, जो लिंक भेजा है ना बेटा आपको,